चलो आप उतनी देर गर्ल्स की स्टार्ट कर लें। सर आप गर्ल्स की कर लें उतनी देर। चलें बेटा, मैं आप लोगों की ओपन कर रहा हूँ फीमेल साइड से। बेटा आप लोग उतनी देर दें, आपकी ये प्रेजेंटेशन है मेरे पास चेंज के नाम से। चलें बेटा उतनी देर आप लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की है? जी सर। चलें बेटा स्टार्ट करें। सर वीडियो भी ऑन करनी है? जी वीडियो ऑन कर लें आप अपनी, सिर्फ वीडियो ऑन कर लें, और बाकी लोग जो हैं वो आपको सुनेंगे। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो मैं स्लाइड्स नेक्स्ट करता जाऊंगा, ठीक है? जब आप बोल लेंगे तो फिर आप, क्योंकि कंट्रोल अब मेरे पास है तो मैं इसको कंट्रोल करूंगा। चलें स्टार्ट करें बेटा वीडियो आप अपनी। तो पहले हम करें? जी आप लोगों की ओपन की तो बेटा आप लोगों ने पहले करनी है, इसीलिए ओपन किया आप लोगों की प्रेजेंटेशन। जी सर। मैडम तुमने करनी है स्टार्ट या मैं कर दूं? तुम कर दो चलो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रीदा फातिमा। जी आई एम स्टूडेंट ऑफ BBA 8th semester. My roll number 16901. सर नेक्स्ट करें? ये कर दिया बेटा। माय टॉपिक इज काइंड्स ऑफ बैंक्स। बैंक क्या होता है? बैंक पैसों की डील्स करता है, मतलब कि पैसों का बिजनेस करता है। वो पैसे लेता भी है और नेक्स्ट आगे लोन देता भी है। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, और जो फॉर एग्जांपल मतलब कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, वो सेविंग घर में रखते हैं, वो बैंक में सेविंग कर लेते हैं। और जिनको जरूरत होती है पैसों की, वो बैंक से लोन ले लेते हैं, और बैंक जब लोन देता है तो इस पे इंटरेस्ट वसूल करता है। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट कर दे। कर दिया बेटा, चेक करें। बैंक की काइंड से सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ एक्सचेंज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड मॉर्गेज बैंक, सेविंग बैंक। सर नेक्स्ट नेक्स्ट। नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक और पार्टनरशिप बैंक, पब्लिक बैंक। पार्टनरशिप बैंक क्या होते हैं? सर पार्टनरशिप बैंक, जी सर पार्टनरशिप बैंक वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसके सर शेयर खरीदे भी जा सकते हैं और सेल भी किए जा सकते हैं पब्लिक में। एनी एग्जांपल इन पाकिस्तान? सर है पब्लिक बैंक में सर बेटा बैंक ढूंढने चले गई हो? नहीं सर 1984 में मतलब कि 1984 एक्ट के तहत इसको कंपनी की शक्ल दी गई थी। मुझे क्या पता, मैं तो आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि पार्टनरशिप बैंक क्या होते हैं। सर जी सर 1984 के तहत इसका मतलब एक कंपनी की शक्ल दी गई थी जिसमें इसके शेयर खरीदे भी जा सकते थे, सेल भी किए जाते, वो भी आम पब्लिक में। सर फॉर एग्जांपल के चलें आगे आए आगे आए। सेविंग बैंक है। सेविंग बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी मतलब सेविंग्स को जमा करवाते हैं, और ये बैंक्स उनके फ्यूचर्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप सेविंग करेंगे तो आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो ये बैंक बताते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यदि आप जमा करवाएंगे तो आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा? नहीं सर, एडवर्टाइजमेंट का सर एक कंपनी टू कंपनी जाके मतलब सेविंग्स के बारे में बताते हैं, और सर जी कंपनी जाके उनके सेविंग्स करें, आप सेविंग करने का आपका फायदा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। चलें नेक्स्ट टाइम। कमर्शियल बैंक। सर एक मिनट। सर एक मिनट टाइम ना ले बेटा, आपने बताना है, सिंपल सिंपल बताएं, आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई। कमर्शियल बैंक मतलब कि तजारती बैंक, ये वो बैंक होते हैं जो तजारत और कॉमर्स को देते हैं, मतलब कि जो ताजर होते हैं, जो ताजर बिजनेसमैन होते हैं, उनको मतलब कि तजारत को बढ़ाने के लिए कर्जा देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक, यूबीएल बैंक, हबीब बैंक है सर। चलें आगे आए। सर इंडस्ट्रियल बैंक।
तो ये इंडस्ट्रियल बैंक होता है ये सेंट्रल बैंक होता है ये संतों में collected cash by using the share but banks are providing the long term ये सर ये संतों का मतलब कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्जा देते हैं ताकि वो इजीली अपने कारोबार को बढ़ा सके और संत में मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन कर सके जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों देते हैं कर्जे। ओके सर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं मॉर्गेज बैंक्स होते हैं ऐसे बैंक होते हैं जो कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ये सारे बैंक्स बेटा मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाए हैं एग्जांपल के तौर पे। मैंने एग्जांपल ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हो कोई बात नहीं है। अगर आपने फिर पेजेस तो मॉर्गेज बैंक वो सर मतलब कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते जो मॉर्गेज बैंक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जब ये कर्जा देते हैं तो ये कर्जा मतलब कि कोई चीज रहन रख के फिर कर्जा देते हैं मतलब कि ये किसी शख्स की बिना पर नहीं देते। मतलब अगर कोई चीज जमा करवाएंगे अगर आपने 10 लाख लेना है कर्जा तो उसकी बिना पर आपको किसी लैंड के कागजात रखने पड़ेंगे और फिर आपको कर्जा देगा जो 10 लाख उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा जिसकी वजह से अगर आप कर्जा वापस ना भी करें तो उस चीज को सेल करके अपना कर्जा मतलब के ले सके। ओके उसको बाद में प्रॉब्लम ना हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें एक शख्स भी काम कर सकता है पर ये बैंक है इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जिसकी वजह से एक शख्स काम नहीं कर सकता। इसमें ये अपने रिश्तेदारों को दोस्त आपको और दूसरे बिजनेसमैन को इकट्ठा करके जिसकी वजह से पैसे जमा करके कारोबार करते हैं। तो ये मतलब कि गवर्नमेंट के तहत तो प्राइवेट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स एक ही नहीं होते? कमर्शियल बैंक होते हैं लाइट बैंक हो गया एचपीएल हो गया ये आपके प्राइवेट बैंक ही नहीं है? सर नहीं आई तो फिर वो क्या है? तो ये जी सर इस बैंक में ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 हो सकती है जो करेंगे मतलब कि इसमें काम जो पार्टनरशिप करेंगे उसकी ज्यादा 50 हो सकती है। तो नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट तो मैं कर लेता हूँ। तो फायदा क्या है बेटा फिर अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो? कॉन्सेप्ट ठीक है सर मैं सर इतनी अच्छी तरीके से याद की ना आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चले नेक्स्ट बंदा है। चलो मरियम आ जाओ आप। सर मरियम आप जी मरियम आए बेटा पब्लिक बैंक से आ जाएं आप। जी क्या हुआ सो गई मरियम? नहीं सर आवाज नहीं आई सर। अच्छा मेरी बारी है। अच्छा बहुत अच्छे बेटा नहीं मेरी बारी है। अस्सलाम क्लास टुडे माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैंक। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक देखने से पहले हम लोग सब देखेंगे कि व्हाट इज बैंक। बैंक होता क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं विड्रॉ करते हैं। बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी भी देता है। इसके अलावा बैंक वेरियस काम करता है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है इसकी भी हमें फैसिलिटी देता है। आगे आती है बैंक की दो काइंड। बैंक दो तरह के होते हैं एक होता है नॉन बैंक और एक होता है अनबैंक। नॉन बैंक ये ऐसा बैंक होता है ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो बैंक है ही नहीं यानी विदाउट बैंक है लेकिन हम फिर भी फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते वो फाइनेंशियल सर्विसेज से डील करता है लोन देता है डिपॉजिट लेता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन सर्विसेज मुहैया करता है उसको हम कहते हैं नॉन बैंक। इसकी एग्जांपल है एनबीएफसी और आगे आ जाता है अनबैंक। अनबैंक का मतलब होता है विदाउट बैंक यानी ऐसा सेक्टर जहां बैंक है ही नहीं। अनबैंक का मतलब होता है कि ऐसा बैंक ऐसा एरिया जहां पब्लिक सर्विस है ही नहीं। ऐसे बैंक की एग्जांपल आती है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स वो होते हैं जहाँ पे हम लोगों को हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की मॉर्गेज किसी की प्रॉपर्टी पे उसको लोन देते हैं सही ताकि वो अपने बिजनेस को आगे कर सके। उसके बाद आती हैं इसकी टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है। किसी भी मुल्क के रेगुलेटरी बैंक को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया का आरबीआई है। यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक है।
और यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और एक बैंक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दुनिया का बैंकों का बैंक है। उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की, कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक ऐसे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमें लोन देते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें प्रमोट करते हैं। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक, ऐसे बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये ऐसे बैंक होते हैं जो बैंक बड़ी बड़ी कंपनीज को यानी कॉर्पोरेट हाउस को इन्वेस्टमेंट की सहूलत फराहम करते हैं, यानी हम उनको शेयर्स देते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकें, उनकी हेल्प करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं उनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक, ये ऐसे बैंक होते हैं जो छोटे पैमाने के, जैसे किसान हो गए, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं ताकि वो अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें विदाउट किसी मॉर्गेज के, ताकि वो अपना कारोबार आगे से आगे बढ़ा सकें। ये एक्सचेंज बैंक के ऊपर आए, ये क्या होते हैं? एक्सचेंज में ऐसे होते हैं कि जिसे हम बाहर के मुल्कों के साथ डील कर सकते हैं, जैसे हांगकांग बैंक हो गया, हम अपनी डील बाहर के मुल्कों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे बाहर के हांगकांग बैंक हो गया, अमेरिका का बैंक हो गया, कोई भी बैंक है उसके साथ आप अपनी मतलब फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, डील एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? सर पब्लिक सेक्टर बैंक ये पब्लिक के लिए काम करते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट का भी होता है और पब्लिक का भी होता है, तो पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। इसमें 51% ओनरशिप होती है, और ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, शेयर। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? सर जी भूल गया। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं? सर नॉन स्टेट बैंक जो होते हैं ना, ये सर जी सर हाँ, ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब इनके पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनकी मतलब जो है लिमिटेड होती है, ये मतलब फॉरेन एक्सचेंज के आप डील नहीं कर सकते, इसको फॉरेन एक्सचेंज कोई भी डील नहीं कर सकते, ज्यादातर ये बैंक जो है ना नीली होते हैं। अच्छा चलें ठीक है बेटा, नेक्स्ट आए बेटा ग्रुप साइंस के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी बेटा खुर्रम और हमजा। जी सर। ये बेटा आप लोगों की प्रेजेंटेशन चेक कर लें एक दफा। यस सर, यस सर, यस। जी कौन स्टार्ट करेगा पहले, खुर्रम या हमजा? सर हमजा मैम। थोड़ा लाउड बोल ले बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर मैं स्टार्ट करें स्टार्ट बेटा, चलें स्टार्ट करें, टाइम जरा शॉर्ट है हमारे पास। अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसल अकॉर्ड और उसके प्रिंसिपल्स जो चल रहे हैं। फर्स्ट वन बेसल अकॉर्ड। बेसल अकॉर्ड जो है वो एक बैंकिंग रेगुलेशन है जो बेसल कम्युनिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने तय किए हैं, जो कि ये कमेटी है वो बैंकिंग रेगुलेशन जिसमें कैपिटल रिस्क आ जाता है, मार्केट रिस्क आ जाता है और ऑपरेशन रिस्क आ जाता है, इसको कंसर्न में लाती है ताकि आगे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा लाउड बोलो हमजा बेटा, आपकी आवाज में कम आ रही है मुझे। अपनी वर्किंग में उन्हें सर आप ठीक है, काम करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है। अच्छा कैपिटल रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इन थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। सर कैपिटल रिस्क होता है जो यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है सर, तो उसमें या तो वो हाफली लॉस हो सकता है, या तो आप बिल्कुल ही यानी कि सारा के सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आप उसके रिस्क पर होती है। इसको शॉर्टेज ऑफ फंड्स कह सकते हैं बेटा, मतलब जिस तरह हम लिक्विडिटी रिस्क की बात करते हैं तो वो कैपिटल रिस्क ही होता है आपका। मार्केट रिस्क क्या होता है? सर मार्केट रिस्क ये बेटा हमने पढ़ा हुआ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तीनों चीजें, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट ये। सर जो भी यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, कोई ना कोई सर मार्केट्स की जो भी फैक्टर्स चल रहे होते हैं सर, उनकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट पर जो भी सर असर पड़ता है। अच्छा चलिए आगे मूव करें, अगली स्लाइड पे आते हैं जी। और जो सर ये बेसल अकॉर्ड डिकंस्ट्रक्टेड सर इसकी हिस्ट्री है जो बेटा थोड़ा लाउड बोलो हमजा बेटा, बाकी लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, आपकी आवाज नहीं सही आ रही मुझे, थोड़ा माइक अपने मुंह के पास रख के बोलें। सर बेसल जी सर, जी सर, जी सर।
बेसल अकॉर्ड जो सर थे वो 1980s में डेवलप किए गए थे, जो BCPS सर 1978 में यानी कि बनी थी। सर उसका बेसिकली मकसद जो था वो रेगुलर कॉरपोरेशन था, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज थे सर उनके बैंक्स के दरमियान बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स के दरमियान। मगर सर उसके साथ साथ सर कमेटी ने आहिस्ता आहिस्ता सर उसके बैंकिंग की मॉनिटरिंग और उनके जो कैपिटल एडिक्वेसी, और कैपिटल एडिक्वेसी यह है कि मिनिमम किसी भी बैंक के पास मिनिमम रिजर्व ऑफ द कैपिटल जो कि उसे अनएक्सपेक्टेड लॉस के दौरान उसे चाहिए सर, किसी भी बैंक के पास होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी ईयर 2 सर। नेक्स्ट कर दें सर। बेसल 1 आ जाता है। बेसल 1 वाज रिलीज्ड इन जुलाई 98 और इसका सर बेसिक फ्रेमवर्क था रिस्क मैनेजमेंट पर, और जो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी है उसके मुताल्लिक। और क्योंकि सर जो 1980s में लैटिन अमेरिका डेब्ट क्राइसिस आई था, वो इसी वजह से था कि लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन बहुत ज़्यादा लिए थे, जिसकी वजह से उसके बाद सर यानी कि कोई भी इतने लोग पे नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया था सर। ये लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस जो सर 1980s में आया था सर। ठीक है। तो ये सर लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन लेने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया था। तो जो कमेटी है उसने जो कैपिटल रेशियो को चेक किया और उसकी मिनिमम रेशियो जो है वो रिस्क वेटेड एसेट के सर 8% रखी, जो कि 1992 में इम्प्लीमेंट की गई। और बेसल 1 सर जो जनरल प्रोविजन होती हैं सर उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल में सर उसमें भी काम करता रहा है, जिसकी सर एग्जांपल है मल्टीलैटरल नेटिंग। सर ये एग्रीमेंट होता है एक से एक या दो से जितने भी बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं आपकी फॉरेन एक्सचेंज में या नेशनल और इंटरनेशनल, सर उसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और टाइम सेविंग हो सकता है। इसके बजाय कि अगर सब बैंक्स अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन रख लें और उसके ऊपर सर काम करते रहें, और उसमें सर हर बैंक अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करेगा, तो इससे बेहतर है कि सब बैंक से अपने साथ काम करते हैं। बेसल 2 क्या था? नेक्स्ट बेसल 2 सर, वो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। जी जी सर, थोड़ा लाउड बोलना बेटा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज बेसल 1, 2 एंड 3। सर बेसल 2 के अंदर जब बेसल 1 जब उनके अंदर सर क्राइसिस आए ना, तो सर इसको मोर सिक्योर करने के लिए ना उन्होंने बेसल 2 रखा सर। सर बेसल 2 के अंदर उन्होंने जो सा बेसल 2 है सर वो 3 पिलर्स के ऊपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सर। जी सर जो 3 पिलर्स है उसका जो पहला पिलर था उसका नाम था मिनिमम कैपिटल। सर जो बेसल 1 था उसके अंदर उन्होंने कैपिटल की जो रेशियो रखी थी वो थी 8%। ठीक है सर। वो जो कि 2 टेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे सर। एक था जो सा उसको कोर कैपिटल और एक था सर उसका सब्सटेंशियल कैपिटल। सर कोर कैपिटल वो होता है कि जिसके अंदर अगर आपने बैंक ने अगर लोन वगैरह दिया है लोगों को, तो लेकिन उसके पास रिजर्व इतना अपने पास पड़ा होना चाहिए कि कल अगर वो लोन वगैरह उसको वापस नहीं होते तो वो उसके अंदर से अपना रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर जो सब्सटेंशियल कैपिटल है वो सर वो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आप अब जैसे सर वो अब जिन्होंने हमारे डिपॉजिट कराया हुआ है, जैसे सेविंग हो गए अकाउंट्स, दूसरे अकाउंट्स हो गए, उन्होंने पैसे वगैरह भी तो अपने वापस लेने होते हैं, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास अमाउंट सेव पड़ी होनी चाहिए, जो कि 4% और 4% के ऊपर रखी गई थी। और सर जब 3 पिलर्स बनाए गए तो सबसे पहले मिनिमम कैपिटल 8% रखा गया, जो कि वैसे सेम इसके अंदर था। और सर दूसरा जो सा था वो सुपरवाइजर रिव्यू था, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ बैंक थी। इसके अंदर सर उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क देखे थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। और सर उसके बाद तीसरा जो सा उसका पिलर था वो मार्केट डिसिप्लिन था। मार्केट डिसिप्लिन ये था कि क्या नाम लेते हैं कि जो सा बैंक है वो अपनी जोन सी भी अपनी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो साल में 1 दफा नहीं साल में 2 दफा शो करेगा, क्योंकि जोन से भी बैंक के डिपॉजिट करवाते हैं बंदे, उनको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है और कहाँ पे नहीं खर्च हो रहा।
सर जब ये बेजल 2 जो सा सर ये 2004 में आया था, उसके बाद सर लेमन ब्रदर्स का जो सा ग्लोबल क्राइसिस जो सा था वो आ गया। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था सर, ग्लोबल क्राइसिस इन्होंने ना जो सी बड़ी जो सी कह लें हाउस होल्ड थे ना सर, इन्होंने जो भी घर थे वो लीज के ऊपर दे दिए लोगों को। लोगों ने वो खरीद तो लिए, लेकिन वो 1 या 2 मंथ उन्होंने उसकी जो सी है वो इंस्टॉलमेंट्स दी। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया तो उसके बाद उन्होंने क्या नाम लेते हैं वो उन्होंने वो इंटरेस्ट दिया नहीं, जिसकी वजह से वो जो सी है वो बैंकक्रप्ट हो गए सारी। और वो बैंकक्रप्ट हुए तो वो जब नीलामी हुई तो जितनी वो बिल्डिंग जितनी कीमत की थी उससे बहुत कम कीमत में उनको सेल आउट करना पड़ा, जिसकी वजह से बैंकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और सर इसके अंदर जो है वो बेजल 3 जो है सर ये भी 3 पिलर्स के ऊपर ही है सर। उसके अंदर इन्होंने जो मैक्सिमम कैपिटल था, जब सर वो क्या नाम लेते हैं ये क्राइसिस आया तो फिर उन्होंने मैक्सिमम जो सा क्राइटेरिया था उन्होंने 8% की जगह 10.5% कर दिया। 10.5 इसलिए सर 10.5% इसलिए किया कि क्या नाम लेते हैं कि कल अगर आपको कोई क्राइसिस आ जाता है तो, लेकिन अगर आप लोन वगैरह दे भी देते हैं, लेकिन आपके पास सर ये जो सा ये लोन होता है ये जो अमाउंट होती है टियर 1 और टियर 2 की सर, ये ओवरऑल अमाउंट होती है जो से बैंक के पास रिजर्व पड़ा होता है। सही। तो सर जो उसके बाद कोर कैपिटल जो है वो 4% से बढ़ा के उन्होंने 6% कर दिया, और जो सा कॉमन इक्विटी होती है सर वो उन्होंने 4% से बढ़ा के 4.5% तक की, जो कि 10.5 बनती है तकरीबन। तो बेसिकली ये जो बेजल से ये आप लोगों की कैपिटल रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने कितनी रखनी है। 1 था, फिर 2 आया और उसके बाद फिर 3 आया, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट हर बेजल के अंदर उन्होंने बढ़ा दी कि अब इसका इतना होना चाहिए, क्योंकि जब कोई क्राइसिस आता था तो फिर वो जो वीकनेसेस थी वो सामने आती थी, और जब वीकनेसेस सामने आती थी तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते थे। तो बेसिकली आप यही समझ लें कि ये बैंकिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं कि आपका जो बैंक है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे टियर 1 टियर 2 उसने बोला कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की रेशियो क्या होगी, मार्केट रिस्क रेशियो क्या होगी, क्रेडिट रिस्क रेशियो क्या होगी, तो वो रेशियो जो है वो बैंक्स में मेंटेन करनी होती है। अगर वो मेंटेन रखेंगे तो उनको जो रिस्क है वो मिनिमम जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली दीज आर द बेजल 1 बेजल 2 बेजल 3, आजकल बेजल 4 के ऊपर काम हो रहा है, तो होपफुली शायद वो भी अब आने वाला होगा, तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे कि इसमें मजीद जो है वो बेहतरी की जाएगी ताकि जो बैंक्स हैं वो उसको फॉलो कर सकें। ओके बेटा, वेरी नाइस। तो ये बेटा जो 2 ग्रुप्स की आज हमारी प्रेजेंटेशन थी वो यहाँ पे मैंने आपने देखी बेटा। वंस अगेन वो टॉपिक्स जो मैंने पहले पढ़ा दिए हुए हैं वो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में नहीं लेने हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये जो बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स है, ये टॉपिक आज से मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी। आगे वाले लोगों ने अगर कोई टॉपिक ऐसे लिए हुए हैं जो हम नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, वो अपने टॉपिक्स चेंज कर लें। ठीक हो गया? नया टॉपिक लें, बैंक से रिलेटेड लें, नो इशू एट ऑल। जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं नाज़मा? नहीं सर, वो हमने पहले लिया था टाइप्स ऑफ बैंक, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे जब पूछा था तो आपने कहा कि कोई और टॉपिक चूज कर लो, तो फिर उसके बाद हमने हाउ टू क्रिएट क्रेडिट बाय बैंक्स कर लिया। इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जितनी भी प्रेजेंटेशन आप लोग देंगे वो सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन आपने देनी है वो आप लोगों ने बेटा इसी तरह देनी है कि आप लोगों ने वो टॉपिक्स लेने हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ फिर आप आगे रिपीट कर रहे हैं, वही दोबारा पढ़ी जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। इस तरह ये बेजल 1 बेजल 2 बेजल 3 उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, ये आपस में शेयर करें आप लोग। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी, बेजल 1 में क्या थी, बेजल 2 में क्या थी, बेजल 3 में क्या थी, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स उसके कौन से 3 पिलर्स है, 2 के कौन से 3 पिलर्स है। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, स्लाइड जस्ट आप रीड कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मेन पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। तो जी अब आपको तरीका पता चल गया कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस के जो स्लाइड्स हैं वो मुझे आपने शेयर करनी है। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और आप प्रेजेंटेशन देंगे मुझे। तो आज के दोनों प्रेजेंटेशन में इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू, आई विल गिव यू द आंसर। हाँ सर। कोई सर मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग है हमारा, वो ठीक है? कौन सा? Various modern central banking roles, functions also describes commonalities and different of modern central banking. आप ये चेक कर लें कि उसमें टाइप्स ऑफ बैंक्स ना आए, जिस तरह इन्होंने बोला जी स्केड्यूल बैंक होते हैं। हाँ बस ठीक है, अगर वो इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर आप कर लें, कोई इशू नहीं। सर इसमें वो मोनोपोली वगैरह इस तरह का सारा चलें, वो कर लें कोई इशू नहीं, कर लें बेटा कर लें। सर सेकंड अब जिन बच्चों ने सर इस दफा सेलेक्ट कर लिए हैं, क्या कर लें?
जिन बच्चों ने इस दफा सिलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्ट जैसे मैंने आपको अपने ग्रुप का तो बेटा बताया अभी एक वीक है, बेटा एक वीक पड़ा हुआ, सिलेक्ट कर ले कौन सा मैंने कल प्रेजेंटेशन लेनी है, एक वीक पड़ा आपके पास, चेंज करें मतलब इसको। चेंज कर सकते, हाँ चेंज कर लें, कोई इशू नहीं, क्योंकि चेंज कर लें। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ाया हुआ है ना हमें। हाँ तो बस चेंज कर लें बेटा, फिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स वही होंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। चलो ठीक। इसको सर चेंज रोल एंड फंक्शंस ऑफ सर रोल एंड फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग मैंने टॉपिक किया, ये कर लूं? तो बेटा कंज्यूमर बैंकिंग पढ़ तो लिया, उसमें आपने क्या रोल बताने हैं, और वही फंक्शन होंगे रोल जो कंज्यूमर से रिलेटेड होंगे। ठीक है सर, मैं चेंज कर लेता हूं सर कोई टॉपिक। जनरल टॉपिक ले लें बेटा, कोई मतलब बैंक्स क्राइसिस के ऊपर ले लें, कोई क्राइसिस ले लें, बैंकिंग क्राइसिस जो आए थे वो ले लें, कोई केस स्टडी ले लें, तो भी कोई इशू नहीं कि एक फलां केस स्टडी थी उसमें बैंक्स के ऊपर ये क्राइसिस आए, उन्होंने ये चीजें फेस की और उनको ये प्रॉब्लम्स आई, हेडिंग बना के बता दें बुलेट्स की फॉर्म में, ऐसे ले लें, कोई से भी जनरल टॉपिक्स ले लें, मैंने आपको बोला है। लेकिन ये मत लें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को आप प्रेजेंटेशंस के ऊपर लेके आ रहे हैं, ये ना ले। ठीक है सर। सर यूनिट बैंकिंग ठीक है, एक और हमारे 2 टॉपिक है ना। कौन सी? यूनिट बैंकिंग। चलें वो कर लें, यूनिट बैंकिंग क्या होती है वो हम भी चले सीख लेंगे क्या होती है, ठीक है कर लें बेटा। तो नेक्स्ट वीक बेटा, नेक्स्ट वीक आप लोगों के 4 ग्रुप्स हैं, 2 मेल मेंबर्स के और 2 फीमेल मेंबर्स के। इसी तरह 2 प्रेजेंटेशन पहली क्लास में होंगी जिस तरह आज हुई, और 2 प्रेजेंटेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में होंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स बेटा? ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।